हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे डे नंबर 24 सेशन में, जहां पर हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम में हमसे पूछे गए हैं। इन दिस डे नंबर 24 वी आर गोइंग टू डिस्कस दी क्वेश्चंस ऑफ द सब्जेक्ट हिस्ट्री। और ये क्वेश्चंस हमने 2018 और 2019 के हुए प्रीलिम्स के एग्जाम से पिकअप किए हैं। राइट सो इस सेशन से पहले जो हमने 23 सेशंस ऑलरेडी कवर किए हैं, वहां पर जियोग्राफी, साइंस एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हिस्ट्री के भी जो क्वेश्चंस 2016 और 17 में हमसे पूछे गए थे, वो भी हमने आपके साथ पिछले सेशंस में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाकर के उन वीडियोस को भी चेकआउट करिए, लिंक आपको ऊपर इस वीडियो के दिख जाएगा। अब विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फॉर टुडेज वीडियो। आज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है। द क्वेश्चन सेज द प्रेसिडेंट ऑफ द मॉडरेट फैक्शन ऑफ कांग्रेस सेशन in Lucknow 1916 who welcomed Tilak and his supporters back into the Congress was। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बात कर रहा है जो 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, कांग्रेस का सेशन हुआ है लखनऊ में, उस सेशन के प्रेसिडेंट कौन से कांग्रेस के लीडर थे। अब जो 1916 का हमारा लखनऊ का सेशन है, हमें पता है ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो कांग्रेस के अंदर सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट क्यों हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था बिटवीन दी एक्सट्रीमिस्ट्स एंड दी मॉडरेट्स। कुछ कांग्रेस के लीडर्स अपना जो अप्रोच है उसको काफी स्ट्रिक्ट रखना चाहते थे, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मींस को यूज करना चाहते थे, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशंस है, बॉयकॉट है, स्वदेशी है। और ऐसे लीडर्स को हम एक्सट्रीमिस्ट जो है लीडर कहते हैं, यानी गरम दल कहते हैं। और कुछ लीडर्स मॉडरेट लीडर्स थे जो कि इतने एक्सट्रीम मेजर्स को यूज नहीं करना चाहते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वेज को यूज करना चाह रहे थे, जो संवैधानिक तरीके हैं उनका इस्तेमाल करना चाह रहे थे। अंग्रेजों के सामने अपील्स के थ्रू या कानून पास करने के थ्रू वो रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, और वो नरम दल था यानी मॉडरेट्स थे। और ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट सूरत के सेशन में जो 1907 में हुआ है, वहां पर ये स्प्लिट हो गए। क्लियर है? इस सेशन के बाद 1916 का जो लखनऊ का सेशन हुआ है, यहां पर दोबारा नरम और गरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स दोबारा से एक साथ कांग्रेस में यूनिफाई हुए, और इसलिए हम कहते हैं कि लखनऊ का जो सेशन है वो यूनिफाइंग सेशन भी है। अब इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन है ये पता होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन देखिए, अंबिका चरण मजूमदार यानी एसी मजूमदार, एनी बेसेंट, अबुल कलाम आजाद एंड लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर यहां पर है एसी मजूमदार। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि कांग्रेस के सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन सेशंस का प्रेसिडेंट कौन रहा है और वो वेन्यू कहां पे था, किस जगह पे वो सेशन हुए थे, ये अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम कांग्रेस के सेशंस को पढ़ेंगे तो ये तीन चीजों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला ईयर, कौन सा ईयर है, उसके बाद उसका प्रेसिडेंट कौन है, और फिर तीसरी बात कि वेन्यू कहां है, किस जगह पर वो सेशन हुआ है। तो क्या सभी सेशंस के बारे में ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए? कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में आपको ये तीनों चीजें जरूर याद होनी चाहिए। और ये तीनों चीजें आपको कहीं भी ऑनलाइन चाहिए या किसी भी स्टैंडर्ड बुक को जब आप पढ़ते हैं जहां पर कांग्रेस की हिस्ट्री लिखी हो, तो वहां पर आपको ये सारी तीनों इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल होगी। और यहाँ पर कुछ सेशंस 1885 से स्टार्ट होकर 1947 तक के जितने भी हमारे सेशंस हैं उसके बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जहां लिए गए हों, जैसे कि लखनऊ का सेशन था, तो इसके बारे में भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी जो 1916 का सेशन है लखनऊ में, इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया, एसी मजूमदार जी इसके चेयरमैन रहे, इसके प्रेसिडेंट रहे। और यहाँ पे लखनऊ पैक्ट इसको भी साइन किया गया, एग्रीमेंट जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक ने साइन किया, और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन किया। इट वाज अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस एंड इट्स लखनऊ सेशन ऑन December 29 एंड बाय द लीग ऑन December 31, 1916। तो यानी ये जो हमारा 1916 का सेशन है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो नरम और गरम दल जो है वो एक साथ आ गया है, ठीक है, मॉडरेट और रेडिकल विंग्स जो है वो एक साथ आ गई कांग्रेस की। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर क्या हुआ है कि लखनऊ पैक्ट साइन हुआ है। लखनऊ पैक्ट जहां पर अंडरस्टैंडिंग बनी बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल्सो द मुस्लिम लीग की दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के फ्रीडम स्ट्रगल को जो है आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो स्वदेशी मूवमेंट चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये भी कांग्रेस ने अडॉप्ट किया है इन दी लखनऊ सेशन इन December 29। क्लियर हो चुका है? तो ये तो बात हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। As a compromise with the planters, Gandhi agreed that they refund the money they had taken illegally from the peasants. What percentage was being refunded by the planters? ये क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह।
चंपारण सत्याग्रह 1917 में ऑर्गेनाइज हुआ था और इसकी 100 इयर्स एनिवर्सरी 2017 में जो है मनाई जा रही थी। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2018 का है, तो ऑब्वियसली ये जो पूरा टाइम पीरियड चल रहा था ये काफी ज्यादा न्यूज में था चंपारण सत्याग्रह का जो इशू है, और इस वजह से क्वेश्चंस हमें देखने को मिले गांधी जी से जुड़े हुए, चंपारण से जुड़े हुए 2017 के पेपर में भी और 2018 के पेपर में भी। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह में जब गांधी जी गए थे तो वहां पर इंडिगो प्लांटर्स की कुछ दिक्कतें थी। इंडिगो प्लांटर से ज्यादा रेंट वसूला जा रहा था, ठीक है, इंडिगो के जो फार्मर्स थे उनसे ज्यादा जो रेंट है वसूला जा रहा था बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स, जो उनके ब्रिटिश मालिक थे। तो इस वजह से गांधी जी ने धरना दिया, गांधी जी ने अपना पूरा प्रदर्शन किया, एक कमेटी बैठी, उस कमेटी ने जांच की और फाइनली ये फैसला हुआ कि जो प्लांटर्स हैं यानी कि जो यूरोपियन मालिक हैं उन फार्मर्स के, उनको कुछ दोबारा रिफंड करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट उन्होंने फार्मर से लिया है उसमें से कुछ पैसा उनको वापस रिफंड करना पड़ेगा। कितना परसेंटेज रिफंड देना पड़ेगा ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस है 15%, 50%, 25% और 75%। करेक्ट आंसर है 25%। चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो 1917 में गांधी जी चंपारण में पहुंच रहे हैं। वो मास मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट करने जा रहे थे और गांधी जी को रिक्वेस्ट किया गया बाय पंडित राजकुमार शुक्ला। उन्होंने कहा कि देखिए चंपारण का जो रीजन है बिहार का, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत है, यूरोपियन मालिक बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं इंडियन फार्मर्स को, उनको जबरदस्ती 3/20 पार्ट उनके लैंड पे उनको मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको इंडिगो उगाना है और इंडिगो उगाने के बाद उनकी जमीन की जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है। इंडिगो अगर वो उगाने के लिए जमीन यूज करेंगे तो वो अपने खाने के जो दाल चावल उगा रहे हैं वो नहीं उगा पाएंगे। तो ये सारी बहुत दिक्कतें थी और इसके बाद वो ज्यादा रेंट भी वसूला करते थे और इसीलिए गांधी जी ने अपनी पूरी रिसर्च की, अंग्रेजों ने भी एक कमेटी बैठाई और एक कॉम्प्रोमाइज रीच हुआ जहां पे प्लांटर्स ने 25% यानी 1/4 रेंट जो लिया था उसको वापस देने का फैसला किया गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं मानता हूं, क्योंकि ये इतनी जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो हम अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, उस टाइम पर चंपारण सत्याग्रह काफी ज्यादा न्यूज में था, इस वजह से इतना डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा गया। अदरवाइज इतना अंदर घुस के इतना डिटेल में जाकर के कोई क्वेश्चन हमें अक्सर नहीं पूछा जाता हिस्ट्री में। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन हुज वाइस रॉयल्टी गांधी लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह and the Quit India movement and the Cripps mission arrived in India। तो हमें 3 इवेंट्स दिए गए हैं। गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है उसको स्टार्ट कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया, क्रिप्स मिशन भी इंडिया में आ गया। ये टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड है? ये टाइम पीरियड है इंडिविजुअल सत्याग्रह का, क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो दिस टाइम पीरियड इज ऑफ 1942। फिर क्रिप्स मिशन आ रहा है, क्रिप्स मिशन भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ है तब क्रिप्स मिशन भी इंडिया में आया है। तो ये जो टाइम पीरियड है, कौन से वाइस रॉय के टाइम पीरियड में ये सब काम हुए हैं? लॉर्ड इरविन, मार्की ऑफ लिनलिथगाउ, लॉर्ड वेवल या अर्ल ऑफ वेलिंगटन? करेक्ट आंसर अगर आपको इस क्वेश्चन का देना है तो आपको इन सभी वाइस रॉयस के टाइम पीरियड के बारे में पूरी खबर होनी चाहिए। लॉर्ड इरविन की बात करें तो ये इरविन पैक्ट के लिए मशहूर है और इरविन पैक्ट लिया गया था जब सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट चल रहा था। सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट चल रहा है 1930s में, अर्ली 1930s में, और ये टाइम पीरियड तो नहीं हो सकता हमारा फिर, ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड नहीं हो सकता क्योंकि हम 1940s की यहां पर बात कर रहे हैं। उसके बाद लॉर्ड वेवल की बात करें तो लॉर्ड वेवल वाज द सेकेंड लास्ट यूरोपियन वाइसरॉय ऑफ आवर कंट्री। लॉर्ड माउंटबेटन से पहले जो वाइसरॉय इंडिया में रहे हैं उनका नाम था लॉर्ड वेवल, और ये लॉर्ड वेवल भी जो है वो इस टाइम पीरियड में आए हैं जब 1947 तक उनकी वाइसरॉयल्टी रही है। तो ये एक जेन्युइन कैंडिडेट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। एंड करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर है लिनलिथगाउ, जो लॉर्ड वेवल के जस्ट पहले आने वाले हमारे वाइसरॉय हैं। और लॉर्ड वेवल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को मार्क करके आंसर आए होंगे कि लॉर्ड वेवल का करेक्ट आंसर होने वाला है, बट द करेक्ट आंसर इज मार्की ऑफ लिनलिथगाउ। यहां पर मैंने चारों जो हमें वाइसरॉयज दिए गए हैं इनके टाइम पीरियड को लिख दिया। लॉर्ड इरविन को देखिए 26 से लेकर 31 तक इनका टाइम पीरियड है। इनके टाइम पीरियड में साइमन कमीशन इंडिया में आया है। इनके टाइम पीरियड में नेहरू रिपोर्ट को रिलीज किया गया। साइमन कमीशन से लोग खुश नहीं थे, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू लेकर आए। लाला लाजपत राय जी की जो लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, इनके टाइम पीरियड में हुआ। उसके बाद भगत सिंह, उन्होंने अटैक किया है सॉन्डर्स और स्कॉट के ऊपर, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ है। इसके बाद जिन्ना के 14 पॉइंट्स, लॉन्च ऑफ
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो दांडी मार्च स्टार्ट किया गांधी जी ने 1930 में, वो भी यहीं स्टार्ट हुआ है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई है। और गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी को मनाने के लिए सिविल डिसोबीडियंस बंद कर दीजिए, एक पैक्ट हुआ गांधी इरविन पैक्ट, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ है। सो 26 से 31 का टाइम पीरियड इज लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के बाद आ जाते हैं अर्ल ऑफ विलिंगडन। अर्ल ऑफ विलिंगडन 31 से 36 तक रहे, जो हमारा डी ऑप्शन था। सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इनके कार्यकाल में हुआ। सीडीएम को दोबारा लॉन्च कर दिया गांधी जी ने। जब गांधी जी आए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से और उनको पता चला कि ब्रिटिशर्स का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि वो भारतीयों का भला चाहते हैं, तो उन्होंने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च किया। कम्युनल अवार्ड दिया रैमजी मैकडोनाल्ड ने। उन्होंने बोला कि जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं। फिर पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। वहां पर डिसाइड हुआ कि ठीक है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहेगा, लेकिन डिप्रेस क्लासेस को क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, लेजिस्लेचर्स के अंदर भी कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होंगी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, पर उनको चुनने वाले जो लोग हैं वो जॉइंट इलेक्टोरेट होगा। अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के जो लोग हैं वो अलग अलग वोट नहीं डालेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट इन्हीं के टाइम पीरियड में आया है 1935 में। और फाइनली जो बर्मा सेपरेशन कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया से, पहले जो ब्रिटिश इंडिया की पूरी टेरिटरी थी उसमें बर्मा भी इंक्लूडेड था, लेकिन बर्मा को फिर अलग कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया से। happened in the time period of Earl of Wellington. Then comes the Nil Nidgaon 36 to 43। 36 to 43 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंप्लीमेंट करने का काम इनके कार्यकाल में हुआ है। इलेक्शंस हुए 36 के और 37 के, जहां पर कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी बहुत सारे प्रोविंसेस के अंदर। ऑगस्ट ऑफर इन्होंने दिया 1940 में। ऑगस्ट ऑफर में इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप हमारी जंग में सहायता करते हो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है, इंडियंस आप हमारी कोऑपरेशन करो। अगर आप कोऑपरेशन करते हो तो हम आपको आगे जाकर के और ज्यादा जो है पार्टिसिपेशन देंगे गवर्नेंस के अंदर, आपको और ज्यादा फायदा देंगे। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया। गांधी जी के ही इसी कार्यकाल में क्रिप्स मिशन, नील निदगांव के कार्यकाल में क्रिप्स मिशन आया है। और बंगाल फैमिन, द लास्ट मेजर फैमिन इन द ब्रिटिश रूल 1943 का, 30 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई बंगाल के रीजन में। एंड दिस आल्सो हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नील निदगांव, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स नील निदगांव के पीरियड में। उसके बाद आए हैं लॉर्ड वेवर 43 से 47। वेवर प्लान लेकर आए। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ इनके कार्यकाल में। क्विट इंडिया मूवमेंट दोबारा से इनके कार्यकाल में जो है वो लगातार चल रही थी। सो दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द लास्ट 4 वाइसरॉयज। लॉर्ड वेवर के बाद दोबारा से माउंट बेटन जो आते हैं वो हमारे वाइसरॉय बनते हैं बहुत छोटे टाइम के लिए। और उसके बाद सी राजागोपालाचारी भी गवर्नर जनरल बनते हैं, वाइसरॉय नहीं बनते हैं। सी राजागोपालाचारी वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ आवर कंट्री बट नॉट अ वाइसरॉय, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का कोई राज इंडिया के ऊपर नहीं था। लास्ट वाइसरॉय जो है वो लॉर्ड वेवर के बाद लॉर्ड माउंट बेटन बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेज दैट इफ द रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म्स इट शुड बी चेंज्ड एज इट इज मैन मेड। इनमें से किस पर्सनालिटी ने, किस शख्सियत ने कहा है कि धर्म अगर रिफॉर्म्स की, बदलाव की इजाजत नहीं देता है तो हमें उस धर्म को बदल देना चाहिए, क्योंकि धर्म मैन मेड है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शंस हैं गोपाल हरि देशमुख, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस आपको, मैंने पहले भी कहा है, पर्सनालिटीज के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एचपीएस में आते रहे। इसी वजह से हम इंपॉर्टेंट लीडर्स के जो उनके व्यू पॉइंट्स है, उनके द्वारा किए गए जो काम है, उनको हमें याद रखना पड़ता है हमारी प्रिपरेशन में। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में काफी चीजें पढ़ चुके हैं, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में काफी चीजें पढ़ चुके हैं। बाल गंगाधर तिलक, ही वॉज अ कंजर्वेटिव, जो खास तौर पे ही बिलोंग टू द हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म को मानते थे। और इस वजह से जो हिंदू धर्म की कस्टम्स हैं, जो प्रथाएं हैं, जो प्रचलन है, उसको काफी ज्यादा रेस्पेक्ट देते थे बीची तिलक। और उनके हिसाब से जो धर्म में चीजें लिखी हैं वो उनमें ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका सोचना था। ठीक है, सो हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स के पक्षधर रहे होंगे। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो वो भी पारसी थे, लेकिन स्टिल ही वाज नॉट वेरी रिलीजियस, बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं थे वो। लेकिन रिफॉर्म्स के ऊपर भी उन्होंने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया। उनका कोई बहुत ज्यादा फेमस वर्क रिफॉर्म्स को लेकर नहीं है। खासतौर पे ऑल ओवर इंडिया पारसी कम्युनिटी के रिफॉर्म्स को लेकर के उन्होंने काफी काम किया है। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद की कोई भी कोटेशन, कोई भी चीज हमने ऐसी नहीं पढ़ी जहां पे उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो कि धर्म को बदल देना चाहिए। ऐसा नहीं है। उनके हिसाब से धर्म में ऑलरेडी काफी सारी चीजें ऐसी थी जो अच्छी थी, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत नहीं थी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा गोपाल हरि देशमुख, जीएच देशमुख। जीएच देशमुख, जिनको लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। He was the pioneer of all cited reforms in Maharashtra
एंड उन्होंने कास्ट डिस्टिंक्शन को लेकर के बहुत काम किया है। महाराष्ट्र में उस टाइम पर कास्ट डिविजन्स बहुत स्ट्रांग थे, उसको डाइल्यूट करने का उन्होंने काम किया है। और उन्होंने कहा कि अगर देखो धर्म हमें इजाजत नहीं दे रहा है कोई बदलाव करने की या अच्छा काम करने की, तो हमें वो धर्म को बदल देना चाहिए, वो हमारा सही धर्म नहीं हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लीडर हैं GH देशमुख, रिफॉर्म्स के फील्ड में भी और फ्रीडम स्ट्रगल के फील्ड में भी ही हैज डन अ लॉट ऑफ ट्रेमेंडस वर्क। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट अ वेरी फेमस इंसिडेंट ऑफ कोमागाता मारू। Who chartered the ship of Komagata Maru for taking the Indians to Vancouver? 1913 की बात है। कोमागाता मारू नाम की एक जापानीज शिप को हायर किया कुछ इंडियंस ने, और उस शिप के अंदर कुछ इंडियंस नहीं, सैकड़ों इंडियंस जो थे वो इंडिया से निकल करके कनाडा जाने की कोशिश कर रहे थे, कनाडा में वैंकूवर जाने की कोशिश कर रहे थे। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ इस शिप के साथ, उसे वैंकूवर में लैंड नहीं करने दिया गया। उसके बाद उसको दोबारा से जर्नी करनी पड़ी वापस, और इस वापस की गई जर्नी में उनको वैंकूवर से रीसप्लाई करने भी नहीं दिया गया, यानी कि उनको कोई एक्स्ट्रा खाना, क्योंकि अब उनका प्लान था वैंकूवर उतरने का, उनके पास जो राशन था, जो उनके पास क्लोथिंग थी, जो मेडिसिन थी, वो वैंकूवर तक के रास्ते के लिए थी, लेकिन वापस का पूरा रास्ता उन्होंने विदाउट एन एक्स्ट्रा फूड, विदाउट एन एक्स्ट्रा मेडिसिन एंड क्लोथिंग किया है। बहुत सारे लोगों को उसे तकलीफ हुई, और जब वो इंडिया वापस आए तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके उन लोगों के साथ बहुत बुरा जो है बर्ताव किया गया। सो दिस इज वन इंसिडेंट विच इज वेरी वाइडली क्रिटिसाइज्ड ऑन द पार्ट ऑफ कनाडा ऑल्सो, कि उन्होंने अलाउ नहीं किया लोगों को उतरने के लिए, और ब्रिटिशर्स ऑल्सो कि वो इंडिया में आने वाले जो वापस लोग आए तो उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया। किसने ये जो शिप है इसको चार्टर किया है? आंसर क्या है? गुरदीत सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला, रामचंद्रा या बलवंत सिंह? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गुरदीत सिंह। अगेन ये इंसिडेंट जो मैं आपको कोमागाता मारू का बता रहा हूं, ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ते नहीं है, और इतना भी डिटेल में लोग अक्सर स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं पढ़ पाते हैं कि कौन से पर्सन ने इस शिप को चार्टर किया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों आया? क्वेश्चन इसलिए आया बिकॉज इसी टाइम पीरियड के अराउंड 2018-19 के टाइम पीरियड के अराउंड जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, शायद मुझे स्पेलिंग मुझे क्लियर नहीं है, स्पेलिंग कुछ इस तरह की है, ट्रूडो की जो स्पेलिंग है वो मुझे नहीं एग्जैक्टली क्लियर है, लेकिन जो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अपोलोजाइज किया था कोमागाता मारू इंसिडेंट के लिए। उन्होंने माफी मांगी थी पब्लिकली कनाडा के पार्लियामेंट में, और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई थी और इसके लिए माफी चाहते हैं, और इस वजह से ये इंसिडेंट दोबारा से न्यूज में आया था, और ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला 2018 के पेपर में। गुरदीत सिंह, उन्होंने 1913 में ये शिप हायर की थी, वो एक एंटरप्रेन्योर थे, सिंगापुर में वो काम करते थे, थोड़े एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर थे, उनके पास थोड़ा धन था, और इसकी वजह से उन्होंने कुछ लोगों को कनाडा भेजने की कोशिश की, क्योंकि सिख्स उनके पास गए, उन्होंने बोला देखिए हमारे साथ पंजाब में बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, कनाडा हमें जाना है, और उन्होंने एक शिप को हायर किया, और 1914 में ये शिप कनाडा के लिए चली। लेकिन कनाडा जब ये पहुंची है तो वहां पर उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, उनको उतरने नहीं दिया गया वहां पर, और उनको वापस इंडिया की तरफ भेज दिया गया। और बहुत सारे लोगों की, इसमें बच्चे भी थे, इसमें बूढ़े भी थे, उनकी हेल्थ को बहुत नुकसान हुआ, कई लोगों की जान चली गई रिटर्न जर्नी में, और जब वो वापस इंडिया आए हैं तो उनको इंडिया में उतारते उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। राइट, सो दिस इज नॉट एट ऑल अ वेरी ब्लिस्टरिंग एग्जाम्पल। ये दिखाता है कि कितना बुरा व्यवहार हमारे साथ ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय चूजिंग द करेक्ट कोड। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है 2018 के पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए हैं वो वाइस रॉयज और गवर्नर जनरल्स या फिर ब्रिटिशर्स के ऊपर क्वेश्चन हैं। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज क्या रही, ब्रिटिशर्स वाइस रॉयज कौन आए, गवर्नर जनरल्स कौन आए, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, जो मैंने आपको बोला कि इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में हमारे वाइस रॉयज भी इंक्लूड हो जाते हैं। वाइस रॉयज के बारे में भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, खास तौर पे सबसे पहले कि क्रोनोलॉजी क्या है, कौन सा वाइस रॉय कब आया है, उसने क्या इंपॉर्टेंट काम किए हैं, या कुछ बहुत बुरे या कुछ बहुत अच्छे अगर काम किए हैं तो वो कौन से हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शंस में हमें क्या दिया गया, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, जॉन लॉरेंस एंड लॉर्ड डफरिन। हर वाइस रॉय का एक इंपॉर्टेंट काम तो आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं कर्जन जी की बात करूं तो कर्जन को हम एसोसिएट करते हैं विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ है हमें पता है, दिस हैपेंड इन 1905, राइट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद लॉर्ड डफरिन की अगर हम बात करते हैं और लॉर्ड लिटन की हम बात करते हैं, लॉर्ड डफरिन इज द पर्सन जिसके कार्यकाल में कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई है। कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई है, 1885 में। सो लॉर्ड डफरिन इज द पर्सन व्हेन कांग्रेस और आईएनसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉर्ड डफरिन है ये पहले आने चाहिए लॉर्ड कर्जन से एटलीस्ट, राइट? सो लॉर्ड डफरिन हैज टू कम बिफोर लॉर्ड कर्जन, सो 4 शुड कम बिफोर 2। हम ऑलरेडी ऑप्शन ए को यहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज यहां पर 2 के बाद 4 आ रहा है, यहां पे 4 के बाद 2 है, 4 के बाद 2 है, 4 के बाद 2 है। अब इन तीनों में से हमारा करेक्ट आंसर हमें ढूंढना है। फिर लॉर्ड लिटन कौन है? लॉर्ड लिटन इज द पर्सन हु इज वेरी फेमसली नोन टू बी वेरी एंटी इंडियन। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करने की कोशिश की थी। कोशिश क्या की थी? इन्होंने पास किया जहां पर डिसअलाउ कर दिया गया कि कोई भी जो इंडियन लैंग्वेजेस में छपने वाले न्यूज़पेपर हैं या जो इंडियन लैंग्वेजेस में छपने वाली मैगजीन्स हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसके साथ जो भी उनका एडिशन होगा उसको पहले दिखाना पड़ेगा ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कि हम ये छापने वाले हैं, और जब परमिशन मिलेगी तभी वो छाप सकते हैं। एंड दिस हैपेंड इन 1879 में उन्होंने ये एक्ट पास किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लॉर्ड लिटन है ये लॉर्ड डफरिन से भी पहले आना चाहिए। तो हम अब 1 को 4 के आगे देखना चाहते हैं, हम यहाँ पर डी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ 4 के बाद बना रहा है। 2 ऑप्शंस तो अब हमारे पास मिल गए जिसमें हमें करेक्ट आंसर ढूंढने की प्रोबेबिलिटी अब हमारी 50-50 हो चुकी है, ठीक है? तो अगर आपको करेक्ट आंसर भी नहीं पता है तो आप अगर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके गए हो तब भी आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके वहां करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 3142। जॉन लॉरेंस, देन लॉर्ड लिटन, देन लॉर्ड डफरिन एंड देन लॉर्ड कर्जन। यहां पर जॉन लॉरेंस को देखें, एक ब्रिटिश इंपीरियल स्टेट्समैन जो कि वाइसरॉय रहे 1864 से लेकर के 1869 तक। नेक्स्ट लॉर्ड लिटन आते हैं 676 से 1880, राइट? लॉर्ड लिटन ही ऐसे हमारे वाइसरॉय थे, बहुत कंट्रोवर्शियल रहे, बहुत सारे उनके ऐसे डिसीजन थे जो कि बिल्कुल इंडियंस को पसंद नहीं आए, जिसमें से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और फैक्ट्री एक्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन ही वाज द वाइसरॉय फ्रॉम 1884 टू 1888 जब कांग्रेस की स्थापना हुई, राइट? सो आईएनसी वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड डफरिन। एंड लॉर्ड कर्जन को हम जानते हैं 1899 में वो आए हैं इंडिया के अंदर और वो 1905 तक रहे, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तब भी लॉर्ड कर्जन जो है वो यहाँ पर थे, ठीक है? सो दीज आर दी वाइसरॉयज जिनके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट अप इज द सेवेंथ क्वेश्चन इज अबाउट चेंबर ऑफ प्रिंसेस। इन विच ईयर वाज फर्स्ट सेशन ऑफ द चेंबर ऑफ प्रिंसेस हेल्ड? चेंबर ऑफ प्रिंसेस क्या है दोस्तों? चेंबर ऑफ प्रिंसेस ब्रिटिशर्स का एक और टेक्निक था डिवाइड एंड रूल करने का, और चेंबर ऑफ प्रिंसेस का पहला सेशन उन्होंने कब ऑर्गेनाइज किया है? 1858, 1905, 1921 या 1935? चेंबर ऑफ प्रिंसेस का पहला सेशन किंग जॉर्ज के कहने पर 1921 में ऑर्गेनाइज करवाया गया। 1921 इज द टाइम पीरियड। एक रॉयल प्रोक्लेमेशन दी, उसमें उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को 1921 को एक रॉयल प्रोक्लेमेशन आई और उसमें उन्होंने चेंबर ऑफ प्रिंसेस का गठन किया। इसमें क्या होने वाला था चेंबर ऑफ प्रिंसेस में कि जो भी इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स हैं जिसमें कोई राजा राज कर रहा है और वो ब्रिटिशर्स के अंडर ही काम कर रहा है लेकिन उसका अपना प्रिंसली स्टेट है, तो उन सबको मिलाकर एक चेंबर ऑफ प्रिंसेस बना दिया गया ताकि इन सभी प्रिंसेस को ब्रिटिशर्स अपनी तरफ रख सकें और उनके राज्यों में जो इंडियंस रह रहे हैं उनके ऊपर वो राज कर सके, उनका वो फायदा उठा सके। और ब्रिटिशर्स ने ये चेंबर ऑफ प्रिंसेस बनाया। साल में एक बार ये चेंबर मिलता था, मेट वंस अ ईयर। इसके जो प्रेसिडेंट होते थे वो वाइसरॉय होते थे, वाइसरॉय को अध्यक्षता करते थे इस पूरे चेंबर की, और उसमें सारे जो इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स हैं उसके लीडर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आके शिरकत करते थे। द फुल चेंबर यूज्ड टू इलेक्ट फ्रॉम विद इन इट्स प्रिंसली रैंक्स अ चांसलर। जितने भी प्रिंसेस वहां बैठेंगे उनके अध्यक्ष तो होंगे वाइसरॉय, लेकिन उन सभी प्रिंसेस में से एक चांसलर इलेक्ट किया जाता था और ये सारे प्रिंस मिलकर एक चांसलर हर साल इलेक्ट करते थे। द लास्ट चांसलर जो 44 से 47 के बीच में रहे हैं वो थे नवाब ऑफ भोपाल श्री हमीदुल्ला खान। इसके अलावा हैदराबाद के जो नवाब निजाम रहे हैं या फिर वो पटियाला के राजा रहे हैं, जूनागढ़ के राजा रहे हैं, दरभंगा के रहे, ग्वालियर के रहे हैं, अलग अलग रीजन्स के जो लीडर्स रहे हैं वो हर साल इनके जो चांसलर हैं वो बनते रहे। और ये अगेन ये पूरा पूरा जो ड्रामा किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि हम सारे प्रिंसेस को इकट्ठे लाएंगे, उनके इंटरेस्ट हम सुनेंगे, उनकी मदद करेंगे, ये सब इसलिए किया गया ताकि वो प्रिंसेस को खुश रख करके इंडिया की जो जनता है, मासेस है, उनके ऊपर वो अपना राज कर सके, राइट? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ये एक्ट पास किया गया। व्हेन वाज दिस पर्टिकुलर एक्ट पास्ड? 1878, 1881, 1884 और 1887। मैंने अभी आपको बताया कि लॉर्ड डफ जो हमारे लिटन आए थे, लॉर्ड लिटन ही वाज नॉट एट ऑल सिंपैथेटिक टू द इंडियन कॉज। वो बिल्कुल इंडियंस को पसंद नहीं करते थे और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1878। 1878 में लॉर्ड लिटन लेकर आए अपना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट।
इन दी रीजन ऑफ इन दी एंटायर इंडिया। और उन्होंने बोला कि कोई भी क्रिटिसिज्म जो होगा ब्रिटिश पॉलिसीज का वो नहीं अलाउ किया जाएगा इन दी वर्नाकुलर प्रेस, वो प्रेस जो कि लोकल भाषा में छप रही है उसमें हम बिल्कुल भी ब्रिटिश क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं करेंगे। नोटेबली द ऑपोजिशन दैट हैड ग्रोन विथ द आउटसेट ऑफ सेकंड एंग्लो अफगान वॉर। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 78 से 80 के बीच में चला है, इसकी बहुत क्रिटिसिज्म इंडिया के अंदर की जा रही थी। इसको रोकने के लिए जो एक्ट है हमने पास किया है। दिस एक्ट एक्सक्लूडेड इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिकेशन। सबसे बड़ी बात यह थी कि डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट था। जो भी भाषाएं अंग्रेजी में छप रही हैं, जो भी न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स अंग्रेजी में छप रहे हैं, उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। लेकिन जो हिंदी में, गुजराती में, बंगाली में, मलयाली में, तमिल में छपने वाले जितने भी मैगजीन्स थे इंडिया की भाषाओं में, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। एंड दिस वाज रिपील्ड इन 1881 बाय लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपो, जिनको हम लिबरेटर ऑफ प्रेस भी बोल देते हैं, और लॉर्ड रिपो उनको हम ये भी कहते हैं कि इंडिया के कॉज के लिए सिंपैथेटिक रहे हैं। ही वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ये बोला जाता है कि फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन वॉइसरॉय। इंडियन वॉइसरॉय इसलिए क्योंकि काफी इंडिया के इंडियंस के भले के लिए इन्होंने काफी काम किए। 1880 से 1884 इनको यहां पर रखा गया। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो, जहां पर हमने 2018 और 2019 के कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। इसी तरीके से आगे आने वाली वीडियोस में भी हम इतिहास, हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक तो जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इन सभी वीडियोस की पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, राइट? सो इसी के साथ मुझे दीजिए यहाँ पर इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।